नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कविता 8 शाम एक किसान, जिसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमने पिछली वीडियो में कविता के सरलार्थ भावार्थ को जाना कि इस कविता के माध्यम से कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है और इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है और जो आकाश है उसके सिर पर बंधे साफे अर्थात पगड़ी के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी प्रतीत हो रही है और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। ऐसा कवि ने अपनी कल्पना में, ऐसा कवि को लगता है कि यह जो सारा दृश्य है उसने इस सारे दृश्य का जो प्राकृतिक दृश्य है उसकी उपमा एक चीज़ की समानता दूसरी चीज़ से की है। जैसा कि हमने जाना कि साफा जो आकाश है उसकी तुलना साफे से कर दी है, पहाड़ की तुलना किसान से कर दी है और जो पलाश का जंगल है उसकी तुलना जलती हुई अंगीठी के समान की है। और इस पूरे शांत वातावरण में जब अचानक से मोर बोल उठता है तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो और इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। क्या घटना हुई कि जो चिलम थी वह उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। ऐसा हमने कविता में पढ़ा था, जाना था, समझा था। बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। कविता से यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न 1 है, वही मैं पढ़ती हूँ कि इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। जैसा कि हमने जाना था, यह एक रूपक है। रूपक जब एक चीज़ को दूसरे का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है कविता में। उन्हें उपमा कहते हैं। उपमा अर्थात उसके जैसा। जैसे हमने कहा कि किसान जो पहाड़ है किसके समान दिख रहा है? एक किसान की तरह, जैसे किसान बैठा हुआ है। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए किसान कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। जब हमने कविता पढ़ी तो हमने यह वाक्यांश पढ़ा था कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो यह वाक्यांश आया था। इसी प्रकार तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई देती है, मानो नदी चादर सी है। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। इसमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? आपको 2 उदाहरण दे दिए गए हैं कि किस किस का जो रूप है वह दूसरे के समान बताया गया है। ऐसी कविता में 5 एक रूपताओं की जोड़ी दी गई है, जिसमें पहला आपको बताया है कि आकाश का साफा, आकाश को साफा बताया है। इसी प्रकार जो तीसरी यहाँ पर एक रूपता बताई है वह बताई है नदी चादर जैसी। अब 3 आपको और खोज कर बतानी है। तो हमें लगता है कौन कौन सी हो सकती है?
एक तो सूरज को किसके समान बताया है? जलती हुई चिलम के समान, कि जैसे हुक्का पीते हुए उस ऊपर चिलम रखी जाती है, उसमें जो लाल लाल आग रखी जाती है, उसकी तुलना सूरज से की है। और उसके बाद पलाश के जंगल की तुलना किससे की है? कि जैसे जलती हुई अंगीठी होती है, उसमें लाल लाल कोयले नज़र आते हैं। तो चौथी जो एक रूपता है वह हो गई पलाश के जंगल की अंगीठी से। और इसी प्रकार जो पांचवी एक रूपता है वह है कि किसकी? अंधकार की, जो पूर्व दिशा में अंधकार बैठा हुआ है वह कैसा लगता है? भेड़ों के गल्ले सा, अर्थात किसके? जैसे भेड़ों का एक सिमटा हुआ झुंड बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अंधकार की जो तुलना है वह भेड़ों के गल्ले से की है। अब जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 आप देखिए कि शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। अब यह आपके लिए अपना जो प्रयोगात्मक कार्य है कि आप या तो शाम के समय अपनी छत पर जाइए, या यदि आपकी खिड़की से सूरज अस्त होता दिखाई देता है तो आप वहाँ भी खड़े हो सकते हैं। तो प्रश्न है कि शाम कब से शुरू हुई? यदि आप आजकल का ही समय लीजिए तो शाम 7 बजे के लगभग शाम शुरू हो जाती है, दिन है ढलना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि समय सर्दियों का है तो शाम लगभग 5 साढ़े 5 बजे का समय है जब शाम ढलनी शुरू हो जाती है, सूरज ढलना शुरू हो जाता है। शाम हो जाती है लगभग 5 और 6 के बीच। लेकिन अभी जो समय है उसमें जो सूरज ढलता है वह लगभग 7 बजे के करीब ही ढलता है। अब अगला प्रश्न देखिए, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? अब यह तो आपको खुद ही देखना होगा कि लगभग कितना समय लगता है। सूरज डूबने में लगभग 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो आप इसका अंदाज़ा आप स्वयं देख कर बताएंगे। वैसे सूरज जो डूबता है पहले वह पश्चिम दिशा की ओर जाता है और धीरे धीरे वह नीचे की ओर एकदम गायब होता सा प्रतीत होता है। तो इसमें लगभग 20 से 30 मिनट का समय लग जाता है। अब जो अगला प्रश्न है वह है, इस समय आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? अब आप देखेंगे कि जब सूरज थोड़ा ऊपर था तब आसमान कैसा था, और धीरे धीरे आसमान में कैसे कैसे परिवर्तन आए। तो उस समय जब सूरज अस्त होता है आप देखेंगे कि जो पश्चिम दिशा है उसका रंग बिल्कुल लाल हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और कुछ ही देर बाद रात्रि हो जाती है, चारों ओर अंधकार छा जाता है। तो यही परिवर्तन होते हैं आसमान में। यह तो हुआ प्रश्न 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कविता में आया था कि मोर जब बोलता है, मोर के बोलने पर कवि को कैसा लगा था? जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? तो नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्द में बांधिए। यानी कि यदि मोर के स्थान पर नीचे जो पक्षी दिए गए हैं, कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस, यदि इसी प्रकार ये भी बोलते तो कैसा लगता? तो यह तो बच्चों अनुमान ही लगा सकते हैं। जैसे कवि ने मोर के बोलने पर अनुमान लगाया कि ऐसा लगा जैसे मोर ने कहा हो, सुनते हो। तो इसी प्रकार आप जो ये पक्षी हैं इनमें भी आप ऐसा ही अनुमान लगा सकते हो। जैसे कबूतर कि जब बोलता है गुटरगू तो ऐसा लगता है मानो कहता हो खत ले लो, क्योंकि कबूतर जब पहले ज़माने में कबूतरों का प्रयोग खत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता था। इसी प्रकार आप अनुमान लगा सकते हो कि कौवा क्या कहता होगा। कौवे की जो बोली है ऐसा कहता होगा जैसे कहाँ हो। या मैना कहती होगी
गाते हो, इसी प्रकार तोता पढ़ते हो। चील की आवाज़ से हमें लगता है कि ऐसे कहती हो मानो देखते हो। और हंस जो एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, बिल्कुल शांत पक्षी होता है, उसकी आवाज़ से हमें मानो ऐसा लगे कि शांत रहो। तो ये तो बच्चों हम अपने अनुमान से ही लिख सकते हैं, जिस प्रकार कवि ने अनुमान लगाया था। तो यह तो हुआ हमारा अभ्यास कार्य। तो बच्चों यहाँ ये कविता 8 शाम एक किसान यह अब पूर्ण होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।